हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इन सेट्स में हम क्या करेंगे, 4000 प्लस क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे इन मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 प्लस मॉक टेस्ट हमारे हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, 4000 क्वेश्चंस को हम अटेंड कर लेंगे। 4000 क्वेश्चंस तो ये वो हो गए जो क्वेश्चंस हमने अटेंड किए हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर से हम 5 क्वेश्चंस और बना लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन के अंदर से 5 क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे ये 4000 क्वेश्चन ना होके हमारे ये कम से कम 10,000 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके के और जीके के हो जाएंगे। इसमें हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। इसमें क्या एम है इसका कि आपका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम इसमें जीके तो पढ़ ही रहे हैं, तो हमारा मोस्ट ऑफ दी सेक्शन नॉर्मल जीके का भी हमारा कवर हो जाएगा। जो हमारी ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, और बीच बीच में मैं कुछ सेशन ऐसे भी ला दूंगी जो कि क्या होंगे, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर त्योहार से रिलेटेड, पर्टिकुलर झीलों से रिलेटेड, पर्टिकुलर नदियों से रिलेटेड, है ना। जो टॉपिक वाइज सेशन होते हैं वो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखो, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस से ही हमारा, जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसी से हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आज का अपना सेशन, सेट नंबर 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 अक्टूबर 1929 का प्रसिद्ध जो इरविन घोषणा थी, इरविन घोषणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल था। इरविन घोषणा ने क्या बोला था कि भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। किसमें, इरविन घोषणा में, जो कि कब आई थी, 31 अक्टूबर 1929 को आई थी। देखो, कई सारे 3 क्वेश्चन तो यहीं से ही रेज हो गए कि सबसे पहले इरविन घोषणा ने क्या बताया कि भारत किस चीज का दर्जा दिया, भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दिया। किसने दिया, इरविन घोषणा पत्र ने दिया। कब दिया, 31 अक्टूबर 1929 को, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। अब जब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे तो हमारे 3-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे, जैसे कि जो गांधी इरविन पैक्ट है, जो इरविन समझौता है, जो इरविन पैक्ट है, उसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पैक्ट भी उसे कहा जाता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कह लो या फिर दिल्ली पैक्ट कह लो, बात एक ही है, ठीक है। चौथा पॉइंट, 4 क्वेश्चन हो गए। यह एक आश्वासन था अंग्रेजों की तरफ से, जिसमें पूर्ण राज्य का उल्लेख नहीं था, जिसमें यह नहीं कहा गया था कि भारत को एक पूर्ण राज्य बनाएंगे। क्या नहीं कहा गया था, भारत को पूर्ण राज्य बनाने के लिए नहीं कहा गया था, अधिराज्य का दर्जा देने की बात की गई थी। क्या दर्जा देने की बात की गई थी, अधिराज्य। पूर्ण राज्य का दर्जा का उल्लेख नहीं था। यही कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में, यही जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, उसमें भी इन्होंने यही बात करी थी, जो 1929 में हुआ था, कि भारत को एक पूर्ण राज्य का उल्लेख नहीं किया गया था उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो, बात आया था हमारा इरविन घोषणा से रिलेटेड, तो हमने इसी से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर जब हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो 4000 प्लस जब हम क्वेश्चंस को अटेंड कर चुके होंगे, तो उस टाइम पे हमारे 10,000 क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। और ये बहुत क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होगा, आपका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, और मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ जीके भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहां से मिले हैं, जो पुरातत्वविद हैं उनको 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये बुर्ज होम है कहाँ पर, है ना। तो
तो द बुर्ज होम जो है आर्कोलॉजिकल साइट है, एक क्या है, एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि कहाँ पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है जो, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कश्मीर वैली में है, जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, इंडिया में है ना। तो बुर्ज होम जो है आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर इंडिया में लोकेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित दिल्ली के सल्तनतों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया, किसने बताया, तो ये था बलबन। बलबन ने क्या बताया कि मैं प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा, ताकि लोग उसे महान समझे, ताकि लोग उसे महान समझे। अब आप कहोगे कि ये बलबन कौन है। देखो, आपने मुगल सल्तनत पढ़ी होगी, है ना, है ना। मुगल सल्तनत से पहले क्या आई थी, जो हमारा गुलाम वंश आया था, जो हमारा गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश का पहला राजा कौन था, गुलाम वंश का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बना था, इल्तुतमिश के बाद बनी थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ये पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं बलबन। कौन बनते हैं, बलबन बनते हैं। तो जो बलबन का जो हम टाइम पीरियड है कि बलबन ने कब से लेके कब तक शासन किया, तो बलबनी जो वंश था वो चला था हमारा 1265 से 1290 तक। कब तक चला था, 1265 से 1290 तक चला था। इसने बलबन, इसका नाम कुछ और था। इसने गद्दी पे बैठने के बाद अपना नाम क्या रखा, बलबन, क्या रखा, बलबन। अब बलबन ने भारत में कई सारे काम, भारत में नहीं अपने राज्य में कई सारे काम करवाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो जाते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। देखें तो हम सबसे पहले इसका अगर महत्वपूर्ण काम देखें तो इसने क्या करवाया, सेना का पुनर्गठन किया। क्या किया, सेना का पुनर्गठन किया। सेना विभाग बनाया, सेना विभाग बनाया, किसने, बलबन ने, ठीक है। एंड फारसी का एक नया त्योहार है, फारसी का एक नया त्योहार, फारसी त्योहार नवरोज जिसे बोलते हैं, जिसको नौरोज बोलते हैं, वो किसने लागू करवाया, किसने चलवाया, बलबन ने चलवाया, बलबन ने लागू करवाया। बलबन ने एक और नीति चलवाई थी जिसका नाम था लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति किसने, किसके शासन में आई थी, बलबन के शासनकाल में आई थी, ठीक है। ये तीन काम, सेना का पुनर्गठन, फारसी त्योहार नौरोज का आगमन एंड लौह एवं रक्त नीति, किसके शासनकाल में आई थी, बलबन के शासनकाल में आई थी, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है, वली शब्द का अर्थ है संत। क्या है, संत। किसने ब्रिजिटल नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सहलेखन किया, किसने किया, एन चंद्रशेखरन। तो आप कहोगे कि मैम ये नाम तो हमने सुना है, तो बिल्कुल आपने सुना है। एन चंद्रशेखरन कौन है, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। इन्होंने एक बुक के को ऑथर्ड बने थे, ठीक है, को ऑथर्ड बने थे, जिस बुक का नाम है ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम, ठीक है। इस बुक के को ऑथर्ड कौन बने थे, एन चंद्रशेखरन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित होता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी भाषा हिंद आर्य जिसको इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? वो भाषा जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। देखो, डोगरी जो लैंग्वेज है इंडो आर्यन की लैंग्वेज है, पंजाबी भी इंडो आर्यन से संबंधित है एंड असमिया लैंग्वेज भी इंडो आर्यन से संबंधित है। लेकिन जो मुंडा लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है, चलो ये तो बोल दिया मैंने कि नहीं है। लेकिन ये अगर इंडो आर्यन से संबंधित नहीं है तो ये कौन से और परिवार से संबंधित है? ये मुंडा लैंग्वेज। ये क्वेश्चन तो बनता है एक, है ना? तो जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि मुंडा जो है, जो मुंडा लैंग्वेज है, ये कौन से परिवार से रिलेटेड है, जब तक हमारा इस क्वेश्चन को करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज तो क्वेश्चन बना है कि इंडो आर्यन से रिलेटेड कौन सी नहीं है। कल को ये क्वेश्चन बन जाता है कल को ये क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मान लो कि एस्ट्रो एस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से कौन सी भाषा संबंधित है? तो आंसर मुंडा लगेगा, है ना? तो जो डोगरी, पंजाबी और जो असमिया भाषा है ये इंडो आर्यंस की भाषा है, और जो मुंडा है वो इंडो आर्यंस की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर राइट आंसर। मुंडा जो है भारत की एक जनजाति है जो कि मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि भारत के राज्यों में भी है। कौन? मुंडा जनजाति। इनकी भाषा क्या है? मुंडारी। इनकी भाषा क्या है? मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। तो ये कौन से परिवार से रिलेटेड है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से रिलेटेड है हमारी मुंडा लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें एक और आया था डोगरी लैंग्वेज, आया था ना डोगरी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज तो पंजाब से रिलेटेड हो गई, पंजाब में बोली जाती है। असमिया लैंग्वेज जो होती है असम में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन डोगरी लैंग्वेज जो है नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हम कि कौन से स्टेट में बोली जाती है ना? तो जो डोगरी लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज है, स्पोकन प्राइमली इन द जम्मू कश्मीर रीजन। कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू रीजन में ये बोली जाती है। कौन? डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर, एक मेगा शहर, एक जो नॉर्मल शहर को हम कब कह सकते हैं कि वो मेगा शहर है? आहार्यता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होती है कि हम उसे मेगा शहर बोल सके? तो जब किसी भी सिटी की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 10 मिलियन हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो शहर है वो एक मेगा सिटी बन चुका है, वो एक मेगा सिटी बन चुका है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 10 मिलियन उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार करते हैं? जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं। कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो समुद्र की धाराओं को देखो, सूर्य द्वारा ताप समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। कोरियोलिस बल करता है, बिल्कुल करता है। गुरुत्वाकर्षण भी करता है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी हल्का फुल्का प्रभावित करता है। लेकिन इसमें बोला है कि कौन सा प्राथमिक बल नहीं है। बल तो है लेकिन प्राथमिकता हम उसे नहीं देंगे। तो किसको नहीं देंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, क्योंकि समुद्र की लहरों के लिए कोरियोलिस बल एक प्राथमिक फोर्स होता है, एंड सूर्य का ताप भी और गुरुत्वाकर्षण भी। लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उसमें इतना प्राथमिक योगदान नहीं देते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो डायग्राम है ये रिलेटेड है हमारा ये जो डायग्राम है ये रिलेटेड है हमारा टेरिडोफाइट से, कि वो कैसे
कैसे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, उससे रिलेटेड ये हमारा डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? मानव में यातायात का निषेध नहीं, जीवन की रक्षा, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, बिल्कुल ये एकदम सही आर्टिकल है कि जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है हमें अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल नंबर 21 में। पाइरोल्यूसाइड किसका एक अयस्क है? तो पाइरोल्यूसाइड जो होता है वो एक मैग्नीज का अयस्क होता है। किसका अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क है। अगर हम बात करें तो मैग्नीज के और भी अयस्क होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ये वाला, क्या? पाइरोलुसाइड मैग्नीज का अयस्क है ना। एक और मैग्नीज का एक और अयस्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, वो है साइलोमेलिन। क्या है? साइलोमेलिन भी एक मैग्नीज का अयस्क है। और एक और है ब्रोनाइट। ब्रोनाइट भी मैग्नीज का एक अयस्क है। अब हम बोलें कि यूरेनियम के अयस्क भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक मैग्नीज के, एक यूरेनियम के अयस्क अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो यूरेनियम के जो अयस्क हैं वो मेन हम दो अयस्क पढ़ लेते हैं जो यूरेनियम के हैं। एक है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। और ऑटोनाइट, ऑटोनाइट इज द अयस्क ऑफ यूरेनियम। ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है, उसकी कैटेगरी हम देखें तो वो ऑक्साइड मिनरल है। कैसा मिनरल है? एक ऑक्साइड मिनरल है। अगर हम जो मैग्नीज का जो ये अयस्क है पाइरोलुसाइड का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है MnO2। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पक्की ऑटिट गिलीट शीर्षक की कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? पक्की ऑटिट गिलीट की जो शीर्षक जो कविता है, पक्की ऑटिट गिलीट जो कविता है, इसके लेखक कौन है? के शिव रेड्डी। कौन है? के शिव रेड्डी। कौन है? के शिव रेड्डी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पिगोवियन कर। अब आप बोलोगे कि मैम ये कर तो हमने नहीं सुना, है ना, नहीं सुना इसलिए तो क्वेश्चन लाई हूं ढूंढ के। पिगोवियन कर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पिगोवियन टैक्स क्या होता है। पिगोवियन टैक्स ऑन एनी मार्केट एक्टिविटी दैट जनरेट्स नेगेटिव एक्सटर्निटीज, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है ना। ये वो टैक्स है जो कि जैसे कि हम बोलें प्रदूषण, या भीड़ भाड़, प्रदूषण या भीड़ भाड़ जैसी नेगेटिव चीजों पर, बाहर की नेगेटिव चीजों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम पिगोवियन टैक्स कहते हैं। ठीक है। तो पिगोवियन टैक्स कार्बन कर है। कार्बन भी क्या है? एक नेगेटिव चीज है। ठीक है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, साथ में पॉल्यूशन भी करती है ना, पॉल्यूशन का भी रीजन बनती है। तो इसलिए जो कार्बन टैक्स है वो एक पिगोवियन टैक्स है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एचिसन कमीशन। क्या? एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया था? तो एचिसन कमीशन जो है इसने भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधार करने के लिए इसे लागू किया गया था। भारतीय नागरिक
सेवाओं को में सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए एचिसन कमीशन को लागू किया गया था। द एचिसन कमीशन ऑल्सो नोन एज द पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसको कहते हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1886 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर चार्ल्स एचिसन। सर चार्ल्स एचिसन के अंडर में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, काम भी है ना, सबसे पहले जो पुरुषार्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये होते हैं 4 टाइप्स, जिसमें से काम है, अर्थ है, मोक्ष है, लेकिन यश नहीं है। तो यश जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है कौन, यश। मनुष्यों में हिचकी सामान्यता किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तित करने के कारण होती है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर मध्य, जिसको मध्य पट बोलते हैं, इंग्लिश में डायफ्राम बोलते हैं, जब उसकी स्थिति जो है नीचे की ओर परिवर्तित हो जाती है तब हमें हिचकियां आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो कैल पौध जो है एक फसल उत्सव है। पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कैल पौध क्या है, कैल पौध एक फसल उत्सव है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है कैल पौध का फसल उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। देखो, तुरी, बंगल और पावा जो हैं गुजरात के लोक वाद्य यंत्र हैं। कौन से राज्य के हैं, गुजरात के लोक वाद्य यंत्र हैं तुरी, बंगल और पावा। कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि नहीं है। देखो, गंगा नदी का उद्धर्व जो भाग है वो एक आर्द्र भूमि है, बिल्कुल है। पुलिकट झील बिल्कुल एक आर्द्र भूमि है। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड कोल जो बिल्कुल एक आर्द्र भूमि है। लेकिन सुंदरवन जो है एक आर्द्र भूमि नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि नहीं है। तो सुंदरवन आर्द्र भूमियों में नहीं आता। ठीक है, विशालतम आर्द्र भूमियों में नहीं आता सुंदरवन। अब आप बोलोगे कि ये आर्द्र भूमि क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो अब इस बार मैं इसे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने पिछले ही सेट में सेट नंबर 6 और 7 या तो 6 में या 7 में हमने कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसको हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है ना। तो इस बार मैं आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, लेकिन ये जरूर बता दूंगी, द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व इज अ रिमार्केबल रीजन लोकेटेड इन द डेल्टा। जो सुंदरवन है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है जो बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन क्या है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एक आर्द्र भूमि नहीं है, ये एक आर्द्र भूमि नहीं है। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। जैसे ही अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपका कोई भी स्टडी ग्रुप है जिसमें आप स्टडी करते हो तो उस स्टडी ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुंचेगी। ठीक है, so like, share and subscribe this channel.
और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हर क्वेश्चन को लाएं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करने की एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करने की ज़रूरत है।